हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे। एंड मेरे रिसोर्सेज क्या है, मैं जहाँ से पढ़ी हूँ उसके रिसोर्सेज को यहाँ पे मैं बेसिकली रिवाइज वाला फॉर्मेट रहेगा। तो बस तो बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले 10th के बायोलॉजी में, क्योंकि इस कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी करो एनसीईआरटी करो, यूपीएससी बीपीएससी एनीथिंग। तो मैंने जो भी छोटे मोटे बुक्स थे उसे तो कवर कर लिया है साइंस को, बट एनसीईआरटी ऑब्वियसली मैंने 10th और 12th में पढ़ा है साइंस, बट स्टिल मेरे को चाहिए था रिवीजन के लिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर होगा लाइफ फोर्सेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10th की बायोलॉजी है और फिर हम 9th की करेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमें पता है, मुझे पता है कि कितना आसान चीज है, किसी को नहीं पता होगा, बट स्टिल मैं बहुत शुरू से शुरू करना चाहती हूँ और बस ये भी पढ़ लेती हूँ एनसीईआरटी साइंस का भी। तो जो कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मिसेस ग्रेन तो क्या उनका मूवमेंट करता है, जो लिविंग होता है वो रेस्पिरेशन करता है, सेंसिटिविटी होती है, कैन सेंस वेरियस चेंजेस इन द एनवायरमेंट से ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, न्यूट्रिशन भी कर सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, तो मिसेस ग्रेन करके याद रख सकता है। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है। तो सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये होता क्या है कि हम जब खाना खाते हैं तो कभी कभी होता है कि कोई इंसान जब खाता है तो वो उसे आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, बट कभी कोई इंसान खाता है तो उसे आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या होता है, तो सम ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है एक सेल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसका जो टोटल होता है उसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है। कौन कौन से तरह का होता है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल के लिए डाइजेशन जब होता है तो जब हम खाना खाते हैं तो वो जगह टूट जाता है, फिर हमें एनर्जी होता है, तब हमें एनर्जी मिलती है, तो दैट इज कैटाबॉलिज्म। देन एनाबॉलिज्म, तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, दैट इज एनाबॉलिज्म। और इसको ये इसका एग्जांपल क्या हुआ, तो फोटोसिंथेसिस इसका एग्जांपल हुआ। और मुझे लगता है कि ये बीपीएससी में और यूपीएससी में भी स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है, या फिर एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एग्जांपल है। ये सब तो पूछते हैं, घटना चक्र में भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा। देन लाइफ प्रोसेस of cat, the basic and essential activities performed by living organism to sustain and maintain life। मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक और essential activity performed by living organism, हम जीने के लिए जो बेसिक और essential activities करते हैं जीने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो इसमें लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या पार्ट आता है, न्यूट्रिशन, मतलब हमें ऑब्वियसली लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इसका सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, बिना न्यूट्रिशन के तो हम नहीं मर जाएंगे। The process of obtaining and utilization of food। Then दूसरा क्या है, respiration, process of breaking down the food to produce energy। ये respiration का काम होता है कि वो food को break करता है तो हमें उससे energy मिलती है। Transportation, process of transport useful and non-useful substances from part to another part of organism। मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे यूजफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंस को लेके जाना। फिर एक्सक्रीशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है हमारे शरीर में। ऑब्वियसली हम जो सारी चीजें खाते पीते हैं तो सब कुछ जरूरी नहीं होता हमारे लिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती है, तो दैट इज एक्सक्रीशन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो जो O2 होता है यानी कि ऑक्सीजन होता है, वो एनर्जी हम उसके बाद वो O2 जो होता है रेस्पिरेशन के थ्रू ये तो होता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे हमने देखा ना कि कैटाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है वो डाइजेशन है, क्योंकि एक बड़े मॉलिक्यूल मतलब फूड को जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं, तो नहीं क्या रहा है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। फिर हम लोग लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है,
ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ब्रेक करता है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ना और हमें एनर्जी प्राप्त होती है, दैट इज एटीपी, यानी कि एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट कर रहे हैं। एक कैटाबोलिज्म रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, तो ये रेस्पिरेशन हो गया। नाउ क्वेश्चंस है यहाँ पे। रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट दैट इज ऑब्वियसली इज नोन एज एक्सक्रीशन। नहीं, ये कहलाता है नॉट एक्सक्रीशन। तो एजिशन और एक्सक्रीशन में क्या अंतर है? तो देखो, एजिशन क्या होता है? एजिशन होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया और अनअब्सॉर्ब्ड फूड हो गया वो एजिशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन क्या होता है? सवाल ये होता है कि हमें तो आज तक पता था कि एक्सक्रीशन वही होता है जो वेस्ट होता है, ठीक है। एजिशन वो होता है जो अनडाइजेस्ट होता है, जो अनअब्सॉर्ब्ड फूड होता है वो एजिशन होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया? हार्मफुल जुड़ गया। तो जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो उसका जब रिमूवल होता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड दैट इज कॉल्ड एजिशन। अब देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। तो D क्या है? D यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्योंकि ये हार्मफुल है। रिमूवल ऑफ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन, क्योंकि ये नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन है, ऑफ कोर्स है, एक्सक्रीशन है, ऑफ कोर्स है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। When somebody in biology classes says adjacent, जो कि undigested food होता है and unabsorbed food होता है, that is called adjacent। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम करने का ट्राई करते हैं। लाइफ प्रोसेस रिलेटेड है। In which of the following groups of organism are food materials broken down outside the body and absorbed? मतलब क्या होता है? फूड मटेरियल जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड के बाहर, फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्जर्व, मतलब फूड मटेरियल है उसके बाहर बॉडी जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है एंड ऑब्जर्व हो जाती है। तो वो कौन सा होगा? तो लगता है ये मशरूम और ये यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, माउल्ड, ये हो सकता है। देखेंगे आंसर हम लास्ट में हम देखेंगे। द फॉलोइंग इमेज शोज द ब्रेड, माउल्ड और ब्रेड। स्टडी इट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। How do these fungi obtain nutrition? By eating the bread on which it is growing, by using nutrients from the bread to prepare their own food, by breaking down the nutrients of bread and then absorbing them, by allowing other organisms to grow on the bread and then consuming them। मेरे को लग रहा है यहाँ पे ये आंसर शुड बी सी, the breaking down the nutrients of bread and then absorbing them। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it। मतलब क्या हुआ? in which mode of nutrition an organism derives its food from the body। मतलब ये है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को दूसरे बॉडी से डिराइव करता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना मारे। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये होगा, मेरे पास लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है which of the following pairs is incorrectly matched regarding modes of nutrition। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? तो यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड। ओके, ऑटोट्रॉफ्स ये होते हैं खुद का खुद खाना खुद बनाते हैं। ओके, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट करते हैं तो ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो हेल्प ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। मुझे लगता है ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे गलत है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट को क्या जरूरत है दूसरे का ये करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, fill in the blanks। The uptake of food and oxygen in multicellular organism is performed by dash tissue by creating the need for dash system transportation system to transport these substances throughout the body। Additionally, waste byproducts generated during chemical reaction must be removed। तो दैट इज एक्सक्रीशन, क्योंकि जो भी हार्मफुल वेस्ट होता है हमारे बॉडी से वो रिमूव होता है, तो एक स्पेशलाइज सिस्टम के थ्रू रिमूव होता है, क्योंकि फिर उसको वहां से रिमूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देन वो एक्सक्रीशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि which mode of nutrition is exhibited by humans। मुझे लग रहा है तो मुझे लगता है कि ये heterotrophic nutrition ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, the life process by which living organisms such as humans remove nitrogenous waste from their body, remove nitrogenous waste from body, तो वो excretion हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which life process is involved in the formation of energy by using digested food। Which life process is involved in the formation of energy by using digested food? Respiration हो जाएगा यहाँ पे आंसर।
क्योंकि जब A2 बाहर से हम लेते हैं तो A2 फूड को तोड़ता है, फिर फूड जब टूटता है तब हमें एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन बनाएंगे which of the following is not type of heterotropic nutrition, which is not type of heterotropic। heterotropic मतलब कि जो दूसरों पे डिपेंड होता है। मतलब लगता है आंसर शुड बी डी। मैं तो चेक कर लेती हूँ, या डी है। मैंने ये क्यों लगा, मैं तो ये पता नहीं था, मैं ये क्यों लगाई, ये देखो इनपुट हुई इंटेलिजेंस बेस्ड जिसको बोला है, क्योंकि हेटेरोटॉपिक मेरे को इतना पता था कि हेटेरोटॉपिक क्या होता है, जो दूसरे टॉप में न्यूट्रिशन के लिए अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या पैरासिटिक का पता है कि वो बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म से किल किए हुए अपना फूड दूसरे से प्राप्त करते हैं, ये भी मेरे को पता है। होलोजोइक नहीं हो सकता, देन केमियो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक भी और केमियो का भी यूज किया हुआ है, which means chemical reaction में भी that is क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यहाँ पे which of the following type of nutrition is shown by fungi। दो फंगी कौन सा, मेरे को लगता है ऑल ऑफ दीज होगा, फोटोट्रॉपिक भी होगा, केमियोट्रॉपिक भी होगा, हेटेरोट्रॉपिक भी होगा, ऑल ऑफ दीज नो हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा। जो फंगी शो करता है which of the following type of nutrition is shown by fungi, तो वो हो जाएगा हेटेरोट्रॉपिक। क्योंकि जो फंजाई होता है वो जैसे कि ब्रेड पे मान लो फंजाई लग गया तो वो ब्रेड को बेबी बॉडी के बाहर से ब्रेक डाउन करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। सो वी आर विद द क्वेश्चंस नाउ, दीस आर द आंसर्स की यू कैन चेक इट नाउ। सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है तो कर पा लेते हैं। तो देखो इसका जो आंसर, फर्स्ट का जो आंसर था उसका सॉल्यूशन ये है कि ऑर्गेनिज्म लाइक चीज, मशरूम एंड ब्रेड नाउ फॉलो सेपरेट न्यूट्रिशन where they secrete digestive enzyme onto dead or decaying organic matter. These enzymes break down complex food material into simpler substances, which are then absorbed by the organism. This mode of nutrition common in fungi. देखो कोई दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था कि bread mouse like other fungi जो होता है follows separate nutrition where they release digestive enzyme onto the bread to break down complex organic matter into simpler substances. The simpler nutrients are then absorbed by the fungi for growth and energy. सेपरेट मतलब न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जो कि फंजाई फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी वेजिटेबल फंजाई होता है ब्रेड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, एंड देन दी सिंपलर न्यूट्रिएंट्स आर देन ऑब्जर्व्ड बाय द फंजाई फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट लिव्स on or inside the body of another living organism like host and derives nutrients from it without immediately killing. For example include as tapeworms and cascata। मतलब क्या होता है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है वो an organism of parasite lives or in the body of another living organism, मतलब जो living organism ऑलरेडी है उसके अंदर रहता है और उसके अंदर से वो न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। इमीडिएटली क्यों नहीं है, तो एग्जाम्पल में इसका होता है कि टेपवर्म, कस्काटा इसका भी एग्जाम्पल हुआ। टेपवर्म के बारे में तो सुना है बट कस्काटा इज अ न्यू टर्म। सो या देन व्हेन वी आर लाइक green plants are autotrophs that synthesize their own food using photosynthesis rather than consuming other organisms. Heterotrophs such as animals and fungi rely on other organisms for food and require enzymes to break down complex substances into simpler forms। मतलब क्या हुआ, ये green plants होते हैं, autotrophs होते हैं that synthesize their own food using photosynthesis, मतलब खुद का खाना खुद ही बनाते हैं photosynthesis की प्रक्रिया से। When rather than consuming other organisms such as animals and fungi rely on other organisms for food and require enzymes to break down complex substances into simpler substances. Next we have the multicellular organisms have specialized tissues for the uptake of food and oxygen, but since these substances are required by all cells, a transportation system is necessary. Additionally, waste products generated during metabolism must be removed from the body for excretion to prevent harm to the cells। इसका मतलब है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है तो अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, बट सिंस these substances are required by all cells, a transportation system is necessary। ओके, क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन है, जो फूड है, ये हमारे सेल के लिए जरूरी है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो नेसेसरी होता है। एडिशनली वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है हमारे शरीर से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और वो क्या होता है टू प्रिवेंट हार्म फॉर द सेल, ताकि हमारे सेल को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है सॉल्यूशन है यहाँ पे कि ह्यूमंस ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स by consuming food from plant and animal sources, breaking it down with enzymes and absorbing
वो सिंपल है। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो हमारे ऑब्वियसली हम जैसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम प्लांट या एनिमल सोर्सेज, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ब्रेकिंग इट डाउन विद एंजाइम्स एंड ऑब्जॉर्बिंग द सिंपलर water. Simpler molecules still will depend on external sources for food and cannot produce their own nutrients like autotrophs. They exhibit heterotrophic nutrients. ठीक है, हम फूड के लिए एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना, मतलब न्यूट्रिएंट्स खुद ऑटोट्रॉफ्स की तरह खुद से न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते, खुद को फूड पे ऐड नहीं कर सकते। So they exhibit heterotrophic nutrition. Question number 7. The excretion methods of process in which metabolic waste is eliminated from an organism in vertebrates. This is primarily carried out by along with kidney stream. क्योंकि एक्सक्रीशन होता क्या टाइप है कि जो भी हमारे शरीर में वेस्ट हार्मफुल मटेरियल, जो भी हमारे शरीर में वेस्ट हार्मफुल वेस्ट होता है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन बोला जाता है। Then हम ATP क्या होता है? ATP is formed by the process of respiration, जो कि मैंने बोला था कि एनर्जी मिलती है जब फूड मिलता है, क्योंकि हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, तो ATP एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि are the organisms that obtain energy from inorganic resources such as nitrates, nitrites and ammonia. Example nitrobacter, nitrosomonas and sulfur bacteria. This is मेरे को लगता है ये DPSC एंड UPSC का मैंने ये जो मैं एग्जाम्पल देखा था, PYQ में भी देखा है मैंने। तो chemoautotrophs जो are the organisms that obtain energy from inorganic resources such as nitrates, nitrous and ammonia, जो जैसे कि nitrosomonas and sulfur bacteria. Question number 10 बोलता है कि they are dependent on other organisms for food. So then what of nutrition from the fungi is heterotrophic? क्योंकि obviously क्योंकि ब्लेड है हमारे, उस पर फंजाई लगती है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द फंजाई इज हेटरोट्रॉपिक। अब हम लास्ट प्रोसेस का लेक्चर 2 रिवाइज करेंगे, तो इसमें से कौन सा टॉपिक करेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें देन एमसीक्यू प्रैक्टिस चलेगा। तो हमने लास्ट का अभी जो क्लास था, अभी जो कागज में कैटाबोलिन का जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिंपलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, टूट के सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। और जो सिंपलर छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है वो जुड़ के या फिर रिएक्शन करके जो आप बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, दैट इज एनाबॉलिज्म। इसका एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हमने क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस होगा, और कैटाबॉलिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन, ये हमने देख रखा है। तो देखो अब हम शुरू करने वाले ह्यूमन बीइंग्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम सांस मतलब O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। देन ये तो सबको पता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस या फंक्शन। देन जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यस यू आर राइट, यू हैव इट राइट। पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधों में हमारी तरह नोड वगैरह नहीं होता है, एक भी होता है जो छोटे छोटे लिव्स के छोटे छोटे नोड होते हैं, इसको स्टोमाटा बोला जाता है। प्लांट्स में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन अमीबा क्या है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी O2 लेता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, और वो कौन से सिस्टम के थ्रू करता है? वो डिफ्यूजन, इसमें एक सिस्टम होता है, डिफ्यूजन के थ्रू करता है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर exchange of gases, and amoeba exchange of gases occurred via, क्योंकि कोई यूनिसेलुलर और सिंगल सेल होता है इसमें, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैसेस के थ्रू इसमें रिस्पिरेशन या गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं अमीबा में, डिफ्यूजन के थ्रू। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज इट्स फूड। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जिस प्रोसेस के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ऑब्टेन करता है, यूटिलाइज करता है। Why we need food? हमें जरूरत ही क्यों है फूड की? एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज के लिए, रिपेयर ओल्ड या डैमेज्ड टिश्यू के लिए। न्यूट्रिशन वर्सेस न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स।
न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स ये अलग होता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब सारी चीजें होती हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तो देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले हम ऑटोट्रॉपिक को देख लेते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो नरिशमेंट या सेल्स खुद ही वो कर लेते खुद का। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ग्रीन प्लांट्स आते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का फूड खुद ही बना लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये बीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इग्लिना भी उसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन। Then होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, वो दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट। हेटेरोट्रॉप्स में आता है एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉपिक जिसमें लाइट के थ्रू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, एग्जांपल ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया। देन केमियो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? तो केमिकल जिसमें यूज किया होता है, प्रिपेयर देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी like nitrobacter. So example याद रखना is very important. Nitrobacter is example of chemio-autotropic. Nitrobacter is example of chemio-autotropic. क्योंकि केमिकल एनर्जी के थ्रू फूड को बनाते हैं। थायोडाइलिसिस भी एग्जांपल ऑफ chemio-autotropic. अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब सनलाइट लिव्स में पड़ती है, फोटोसिंथेसिस मींस लाइट टू प्रोड्यूस, ये प्लांट है सनलाइट लाइट एनर्जी फूड के प्लांट्स पे आई, देन वो फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस एनर्जी के थ्रू लाइट एनर्जी के थ्रू फूड बनता है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एंड ये केमिकल एनर्जी में क्या होता है कि ये NO3, NO2, NH4 ये सारी चीजें आते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी से लेता है, वो फिर करते हैं और फिर केमिकल एनर्जी के थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं। क्वेश्चन है which of the following mode of nutrition is sown by green plants? Which of the following mode of nutrition is sown by green plants? Which of the following mode of nutrition is sown by green plants? Which of the following mode of nutrition is sown by green plants? Which of the following mode of nutrition is sown by green plants? तो green plants फोटो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा आंसर। केमियो ऑटोट्रॉपिक तो नाइट्रोबैक्टर थायोडाइलिसिस में होता है, हेटेरोट्रॉपिक तो एनिमल्स एंड फंजाई इन सब में होता है। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ओके, तो सनलाइट आया यहाँ से, सन एनर्जी आई, सन की लाइट एनर्जी। देन फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है इसके द्वारा फूड बनता है, प्रोडक्ट में बनाते हैं। द प्रोसेस बाय दिस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2। क्लोरोफिल होगा। डज इट अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट? देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी में ये हो सकता है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो प्लांट्स के हर पार्ट्स में होती है, तो नहीं, वो सिर्फ लीव्स में होती है। वेयर डज इट अकर? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो भी ग्रीन पार्ट होता है इसके लीफ हो गया, यंग स्टेम हो गया जो ग्रीन रहता है, तना जो हरा भरा रहता है और यंग रहता है वो। ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग पार्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोला जाता है, कलर पिगमेंट बोला जाता है। H2 वो कहाँ से होता है? तो वो जमीन से लेता है। CO2 वो इन्वायरमेंट से लेता है। क्लोरोफिल होता है ग्रीन पार्ट्स में होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स व लीफ दोनों मेसोफाइल सेल्स होते हैं, सेल्स विद abundant number of chloroplast। मेसोफाइल सेल्स क्या होता है? तो सेल्स विद abundant number of chloroplast। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोफिल देखो कैसे होता है? प्लांट्स व लीफ then mesophyll then chloroplast and chlorophyll। green pigment होता है provide green colored absorb sunlight present in chloroplast। chlorophyll जो होता है chloroplast में present होता है। मेनली जो होता है इसमें मेनली बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ मिडवीड, तो जो ये लीफ जो है इसके बीच जो होता है उसको बोलते हैं मिडवीड। लमीना और लीफ ब्लेड ऐसे ऐसे जो होता है उसको लीफ ब्लेड बोला जाता है। वेन होता है यहाँ पे नीचे की तरफ जो होता है उसे वेन बोला जाता है। तो जाइलम फ्लोएम जो मस्कुलर बडल होता है यहाँ पे, वो जाइलम फ्लोएम जो पानी को लेकर ऑक्सीजन को लेकर ऊपर नीचे करता है। मेसोफाइल सेल्स ये देखो जो स्किन होती है, मैं कैसे बताऊँ, ये लीफ है और मान लो हमारी अपर स्किन और लोअर स्किन होती है, इस तरह लीफ की भी अपर स्किन और लोअर स्किन होती है। उस अपर स्किन और लोअर स्किन के बीच मेसोफाइल सेल्स पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्सी क्यूटिकल जिसे बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस मतलब ऊपर का भाग, एयर स्पेसेस जाने के लिए हवा, गार्ड सेल्स जो होते हैं, लोअर एपिडर्मिस नीचे का भाग,
इतनी सारी चीजें होती हैं इस छोटे से पतले से लीफ के बीच में, अपर इसके अपर स्किन में और उसके लीफ के नीचे वाले स्किन में, उसके बीच में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, गार्ड सेल्स, एयर स्पेसेस, क्लोरोप्लास्ट, और इन सारी चीजों को मेसोफाइल सेल्स बोला जाता है। मेसोफाइल सेल्स कंटेन्स lots of number of chloroplasts. Steps of photosynthesis. तो क्या होता है? पहला होता है absorption of light energy by chlorophyll. क्लोरोफिल के द्वारा लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, देन जो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में किया जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है, जिसे बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये लाइट प्रेजेंट अकर्स, ये अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ये दो चीजें होती हैं। थर्ड क्या है? थर्ड में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन होता है, जो कि ग्लूकोज बनता है बाद में जाके। ये डार्क फेज और डार्क, इसको डार्क फेज बोलते हैं क्योंकि ये डार्क अकर इन बोथ प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट के एब्सेंस में भी होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये देखो यहाँ से लाइट एनर्जी आई, वो CO2 सनलाइट क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन्वायरमेंट से ले रहा होता है, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्लोरोफिल तोड़ता है वाटर मॉलिक्यूल्स को। सनलाइट जो है वो केमिकल लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, एंड देन हमारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ये तो बीपीएससी में कई बार पूछा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये फूड बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है ये ऑक्सीजन। वाटर भी हमारा हाइड्रोजन गैस। तो पहला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, क्लोरोफिल जो लीफ में पाया जाता है वो लाइट को ऑब्जर्व करती है। अब लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में तोड़ती है, देन वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ती है, इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। और एक जो डार्क फेज में भी होता है, ये तो ऊपर वाला जो चीजें लाइट फेज में होती है, एक डार्क फेज में होता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये लाइट के प्रेजेंट और लाइट के एब्सेंट दोनों में हो सकता है। देखो मटेरियल क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? लाइट एनर्जी जो भी सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है, हमें नहीं क्लोरोफिल चीज। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो मेसोफाइल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मेसोफाइल क्या होता है? पौधे के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। वाटर तो सॉइल रूट से ऑब्जर्व करता है। मिनरल्स क्या क्या होता है जो रूट से ऑब्जर्व करता है? वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑब्जर्व इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रूट से ऑब्जर्व किया जाता है वो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ग्लूकोज सॉल्टेड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट्स में, ग्लूकोज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ जाता है? तो स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में प्लांट्स में। तो एनिमल्स शो ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो एनिमल्स ग्लूकोज, एनिमल्स में जो स्टोर होता है ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और प्लांट्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ गैस इन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स में, तो ग्लाइकोजन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे भी बिल्कुल भी करने का मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी देर बाद इसको करती हूँ। मैं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है प्लांट ऑब्जर्व्स नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ये दोनों हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ, तो स्टार्च के रूप में एनिमल किस रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तीसरा है which of the following statement is stored as stomata? Stomata helps in exchange of gases during photosynthesis. Of course, ये हो जाएगा। No number of stomata are present at lower epidermis as compared to upper epidermis. हाँ, तो नीचे वाले एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमाटा पाया जाता है कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस, ये भी सही है। स्टोमाटा flows surrounded by kidney shaped large cells. Of course, all of them are सही हो जाएगा। Next question है which gas is produced as byproduct during the process of photosynthesis? Of course, oxygen. Next question है select the correct chemical formula C6H12O6. ये correct है। Then chlorophyll is located in thylakoid.
ये इम्पोर्टेंट है. Chlorophyll is located in thylakoid. Next question is the basic functional unit of solar energy which is obtained by the pigment chlorophyll is photon. Next question is for the first step in photosynthesis is absorption of light energy by chlorophyll. ये फर्स्ट स्टेप होता है. दूसरे में होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है कि एक्स कंडीशन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन turbid pressure caused by osmotic flow of water in the guard cells. ये सही हो जाएगा. दूसरा in eggs guard cells are turbid. They expand resulting in the opening of stomata. यहाँ का box correct हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यहाँ पे पहचानना है. तो ये दो स्टोमाटा है. दो स्टोमाटा होगा. फर्स्ट होगा गार्ड सेल, तीसरा होगा एपिडर्मल सेल, चौथा होगा क्लोरोप्लास्ट. तो ये आंसर हो जाएगा. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन लॉन्ग पॉलीसेकेराइड्स चेन कॉल्ड स्टार्च. तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट को लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन में स्टोर करते हैं उसको स्टार्च बोला जाता है. लोअर में क्यों ज्यादा स्टोमेटा फैल होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉस कम होता है क्योंकि एक्सपोजर ऑफ सनलाइट लोअर सरफेस पे कम होता है. तो वाटर लॉस कम होगा तो स्टोमेटा ज्यादा पाया जाएगा. इन डाइकोट प्लांट्स द गार्ड सेल्स आर किडनी सेट एंड कंट्रोल stomach opening. Nitrate and nitrite are reduced to ammonium state, which is then incorporated into amino acid, proteins, and other organic substances. Oxygen gas is produced as byproduct during the process of photosynthesis. 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, 6 atoms of oxygen is C6H12 glucose का formula होता है. Chlorophyll, the green pigment responsible for capturing light energy during photosynthesis, is located in the thylakoid membrane of the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के thylakoid membrane में chlorophyll located होता है. Then the photon is basic unit of light or solar energy. Chlorophyll absorbs photon during photosynthesis to drive the light dependent direction. The energy from photons exist electrons in the chlorophyll molecule initiating the photosynthetic process. Next, the first step of photosynthesis is absorption of light energy to chlorophyll. The opening and closing of stomata depend on the turbid pressure in light cell which is controlled by the osmotic movement of water. When guard cells are turbid solid with water, they curve outward, causing the stomatal pore open. So we are done with exercise. लाइफ प्रोसेस का मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. हो सकता है तो मैं कल बीपीएससी का जो साइंस का पेपर क्यों होगा उसको करने का ट्राई करूंगी. एक तो करूंगी मतलब पर डे तो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगी. अभी शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है क्योंकि मैं और बहुत सारे काम में अलग काम में बहुत बिजी हूँ. So मैं ट्राई करूंगी कि मैं वापस अपने शेड्यूल पर आ जाऊँ. So yeah, if you are watching, thank you for watching and yeah.